नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट। तो जो हाल ही में वैकेंसी आई है LT ग्रेड की, जिसमें 30 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन है प्रीलिम्स में, LT ग्रेड प्री एग्जाम में। तो उसमें से 30 क्वेश्चन GS के होंगे और बाकी 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होंगे। तो 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाले, उसमें हमारा इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है। आप जुड़े रहिए हमसे। ठीक 8 बजे क्लास रहती है इसकी, है ना। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो 30 क्वेश्चंस वाला सेट है उसके लिए प्रैक्टिस सेट। तो उसमें तो कंबाइंड GS आएगा पूरा। तो देखिए क्वेश्चन है पहला आपके सामने। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं? In the citadel and the lower town areas of which one of the following Harappan cities have several large cisterns and reservoir been found? तो यहाँ पे देखो आप, ये बनावली हो गया, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी। तो ये क्या है? ये हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, स्थल हैं, हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं? तो वो है भैया धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा में ये जलाशय देखने को मिले हैं। देखो यहां ये, तो जल प्रबंधन की प्रणाली बहुत ही अच्छी थी, दिल्ली जैसा नहीं था कि 2 घंटे की बारिश में फुल हो जाता है। और मनहर और मंदसार नदियों पर डैम बनाकर जल संग्रह किया गया। और धौलावीरा नगर में 16 से अधिक विशाल जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा में 16 से अधिक ऐसे एविडेंस मिले हैं जो दिखाते हैं कि यहाँ पे जलाशय होते थे। ठीक है। मोहनजोदड़ो नगर से बड़ी संख्या में कुओं की भी प्राप्ति हुई है। मोहनजोदड़ो नगर से सबसे अधिक संख्या में कुआं भी मिले हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, देखिए, Which of the following animal was not known to the people of Indus Valley Civilization? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कौन सा जानवर नहीं पता था? बताओ भाई। क्या बैल के बारे में वो नहीं जानते थे, या घोड़ा के बारे में नहीं जानते थे, या हाथी के बारे में नहीं जानते थे? तो ये तो तीनों मिले हैं। क्या मिले हैं? तीनों मिले हैं। बैल, हाथी, घोड़ा, तीनों के बारे में वो जानते थे। तो आंसर नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल के बारे में भी पता था, घोड़ा के बारे में भी पता था, हाथी के बारे में भी पता था। मोहनजोदड़ो से छोटे सींग और बिना कुबड़ वाले बैल की मूर्तियां मिली हुई हैं। और इसके अलावा भैंस, बंदर, कुत्ते बड़ी संख्या में मिले हैं। और सुरकोटड़ा जो साइट है, एक साइट है, स्थल है सुरकोटड़ा, इसके अंतिम स्तर में घोड़े की अस्थियां भी मिली हैं। घोड़े की अस्थियां अन्य किसी हड़प्पाकालीन स्थल से नहीं मिली हैं। तो सुरकोटड़ा में घोड़े की अस्थियां कहां से मिली हैं? सुरकोटड़ा जो स्थल है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, वहां से मिली हैं। अन्य जितने भी स्थल हैं वहां से घोड़े की अस्थियां नहीं प्राप्त हुई हैं। मेसोपोटामिया जो कि कंटेम्पररी सिविलाइजेशन है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी हमें मेसोपोटामिया सोर्स से ही मिली है। तो मेसोपोटामिया में प्रचलित बेलनाकार मुहर, पूरा हाथी का दांत और साक्ष्य मिले हैं। इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग सभी जानवरों से परिचित थे और आयोग ने विकल्प, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सभी जानवरों से परिचित थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज इन गुजरात? गुजरात में कौन सी है? लोथल, कालीबंगा और डाबरकोट और राखीगढ़ी। निम्नलिखित में से कौन सी साइट गुजरात में है? बताओ भाई जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी साइट गुजरात में है? तो लोथल, कालीबंगा और डाबरकोट और राखीगढ़ी हरियाणा। तो लोथल हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात में क्या है? लोथल। यहां पे डॉकयार्ड, जो पानी के जहाज है ना, डॉकयार्ड भी मिले हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ये जो लोथल है, गुजरात की जो लोथल है, इसकी खोज 1954 में SR राव ने की थी। ये याद रखना है, पूछा जाता है, मिलान करने को आ सकता है।
लोथल में गोदीवाड़ा भी मिला है, अग्निकुंड मिला है और रंगाई कुंड मिला है। मनके बनाने के कारखाने भी हैं, मनके जो होते हैं, है ना। और 3 युग में समाधियों के साक्ष्य मिले हैं, समाधियों के भी साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी, ए घोष। और डाबरकोट बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, इस स्थल की खोज ऑरेल स्टाइन ने की थी। और राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है, घग्गर नदी के तट पर, ठीक है। इसकी खोज 1969 में सूरजमान और रफीक मुगल ने की थी। यह भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है, यह भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है, ध्यान रखना है। From which archaeological site of Indus Valley civilization the figures of models of boat are found? सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल के नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की वो कौन सा स्थल है, कौन सा साइट है जहां से नाव के मॉडल प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा एंड रोपड़, हड़प्पन एंड कोटजी, मोहनजोदड़ो एंड लोथल, और धौलावीरा एंड भागत्रव। तो वही धौलावीरा और लोथल, तो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो मोहनजोदड़ो से नाव के आकृति वाले मोहरें प्राप्त हुई हैं और लोथल से नाव का टेराकोटा भी प्राप्त हुआ है, नाव की आकृति वाली मोहरों और टेराकोटा से सिंधु घाटी सभ्यता के समुद्री व्यापार पर प्रकाश पड़ता है। यानी कि इससे पता लगता है कि तब के लोग समुद्री व्यापार भी करते थे, समुद्री व्यापार भी करते थे एक जगह से दूसरी जगह। लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं, ये ध्यान रखना है। आगे देखेंगे। प्रारंभिक वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर 10 राजन युद्ध हुआ था? निम्नलिखित किस नदी पर 10 राजन युद्ध हुआ था? तो सरस्वती नदी और दृशदती नदी, परुष्णी नदी और सुतुद्री नदी। तो प्रारंभिक वैदिक काल में किस नदी के तट पर 10 राजन युद्ध हुआ था? ये यूपीपीएससी एलटी ग्रेड के ही क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से कीजिए आप इन्हें। पुरुषणी, कौन सी नदी है? पुरुषणी। तो शुरुआत में वैदिक काल में पुरुषणी नदी के तट पर 10 राजन युद्ध हुआ था। यहां देखिए 10 राजाओं के संघ को परास्त किया गया था। 10 राजन युद्ध क्यों कहा जा रहा है इसको? क्योंकि 10 राजाओं के ग्रुप को हराया गया था। यह ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जन था जो सरस्वती तथा यमुना नदियों के बीच के प्रदेश में निवास करता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे, जीवक चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया है? जीवक चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया है? तो भाई शीतलाई सथनार और तिरुतकतेवर और दंडिन और इनमें से कोई नहीं, तो यही है, इनके द्वारा लिखा गया है तिरुतकतेवर। ठीक है, यहां देखो जीवक चिंतामणि नामक पुस्तक है, इसकी रचना जैन भिक्षु तिरुतकतेवर ने की थी। जीवक चिंतामणि एक महाकाव्य है और इस महाकाव्य में एक आदर्श नायक की जीवन गाथा का वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ तमिल साहित्य का गौरव है, ध्यान रखेंगे इसको, तमिल साहित्य का गौरव है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखिए, बोध गया में किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो भैया बोध गया तो गौतम बुद्ध से संबंधित है, तो बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो बुद्ध धर्म और जैन धर्म ये एक दूसरे के कंटेम्पररी समकालीन धर्म हैं जो एक साथ उभरकर सामने आए, थोड़ा बहुत अंतर है। ठीक है, और ये इन्होंने जो है जो वैदिक टाइम पीरियड है जहां पे संस्कृत को प्रिविलेंट माना जाता था, इनकी अलग से अपनी भाषा थी, प्राकृत और पाली भाषा, जो कि आसान थी, इजी टू अंडरस्टैंड थी समझने में गौतम बुद्ध। तो इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। जन्म के 7वें दिन उनकी माता का देहांत हो गया और उनके जो पालन पोषण है वो उनकी मौसी महाप्रजापति गौतम ने किया। ठीक, 29 साल की उम्र में उन्होंने घर को छोड़ दिया और बौद्ध
ग्रंथों में इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ग्रह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? महाविनिष्क्रमण। ये पूछा जाता है प्रश्न, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, ध्यान रखेंगे। Who was the president of first Buddhist council? बुद्ध की जो प्रथम संगति हुई थी उसका प्रेसिडेंट कौन था? उसका प्रेसिडेंट कौन था? जल्दी से बताएंगे। वासुमित्र, महाकश्यप, संगरक्ष, पाश्यक। तो प्रथम जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। इनकी सभी काउंसिल एक बार देख लो, याद रखना है आपको। बौद्ध धर्म से संबंधित जो सभाएं हुई हैं उसमें प्रथम बुद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में हुई, राजगृह जगह थी और महाकश्यप अध्यक्ष थे। शासन किसका था? अजातशत्रु का। दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली नाम की जगह पर, और साबक मीर अध्यक्ष थे और कालाशोक राजा था। तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी और मोगलीपुत्र तिस ये अध्यक्ष थे। अशोक का शासन था, सम्राट अशोक। लास्ट और चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी प्रथम ईस्वी में होती है कुंडल वन में, और वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क था राजा। कनिष्क था राजा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे देखिए। हु वॉज द फिजिशियन ऑफ मगध रूलर? मगध रूलर का फिजिशियन कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? शीलभद्र, विजयसेन, जीवक और मनु। तो भैया बिंबिसार जो था, मगध शासक बिंबिसार जो था, उसका चिकित्सक कौन था? जीवक था। कौन था? जीवक। जीवक, ठीक है। जीवक नाम का चिकित्सक था बिंबिसार के दरबार में, और हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने गिरिव्रज यानी कि राजगृह को अपनी राजधानी बनाकर मगध साम्राज्य की स्थापना की। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक है। आगे देखें। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जानते हैं कौटिल्य, है ना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में यथा निर्धारित निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप राजा के दैनिक समय सारणी का हिस्सा नहीं था? क्वेश्चन समझिए। अर्थशास्त्र में यथा निर्धारित, अर्थशास्त्र में जो डिटेल बताई गई है उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप राजा के दैनिक समय सारणी का हिस्सा नहीं था? राजा के दैनिक समय सारणी का हिस्सा नहीं था। तो देखो भाई, प्रतिरक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त करना ये तो राजा का काम है ही, हमसे पूछा गया है कौन सा नहीं था। गुप्त रूप से नगर का भ्रमण करना ये भी काम था राजा का। राजस्व को नगदी में प्राप्त करना ये राजा का काम नहीं था। अपने मंत्री परिषद से परामर्श करना ये भी राजा का काम था। तो आंसर क्या है? राजस्व वाला, सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को दिन और रात्रि को 12 घंटे में विभाजित कर अपनी दिनचर्या निर्धारित करनी चाहिए, और राजा रक्षा संबंधी कार्यों का निरीक्षण, नगर भ्रमण, मंत्री परिषद से परामर्श, जनपद वासियों के कार्यों का निरीक्षण, पत्र व्यवहार इत्यादि कार्य संपन्न करता है। राजस्व को नगदी में प्राप्त करना राज्य का दैनिक कार्य नहीं है। आगे देखें। अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख हुआ निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा गया है? अफगानिस्तान में जो अशोक के शिलालेख हैं वो निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में, गलत बात। शारदा में नहीं, खरोष्टी नहीं, ये ग्रीक अरामाइक, इसमें ग्रीक अरामाइक में लिखे गए हैं। ठीक है, ये देखिए। मौर्य सम्राट अशोक जो कि 273 से 236 ईस्वी के अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेख कांधार के समीप शेरकुना तथा जलालाबाद के निकट काबुल नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित लगमान से अरामाइक लिपि के लेख मिलते हैं। ठीक,
ध्यान रखेंगे इसको। हु वॉज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी? तो विजयालय, करिकाल, आदित्य प्रथम और राजाराज प्रथम। तो विजयालय, विजयालय चोल वंश के कौन थे? संस्थापक। विजयालय चोल वंश के कौन थे? संस्थापक थे। ये आपको याद रखना है। चोल वंश का संस्थापक विजयालय 850 से 871 ईस्वी तथा जिसकी राजधानी तंजावुर, तंजौर जिसे कहते हैं। 9वीं शताब्दी में चोल पल्लवों के सामंत थे और विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सूदनी देवी यानी कि दुर्गा देवी का मंदिर बनवाया इन्होंने। ये ध्यान रखना है आपको। Who among the following composed the प्रयाग प्रशस्ति of समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है? तो हरिसेना और चांद बरदेरी और विशाखदत्त या कालिदास? तो हरिसेन। किसने की है? हरिसेन। ये ध्यान रखेंगे, हरिसेन ने जो है इसकी प्रयाग प्रशस्ति की है। तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवरण हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है और प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन महादंड नायक ने की थी और प्रयाग प्रशस्ति मूलतः कौशाम्बी में स्थित है। अकबर के समय इसे इलाहाबाद लाया गया और यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसकी लिपि ब्राह्मी तथा शैली चंपू है। ये 3 चीजें याद रखना है आपको प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। अकबर के टाइम पर इसे इलाहाबाद के किले में लाया गया और वहां स्थापित किया गया और ये संस्कृत भाषा में लिखी है और इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है और शैली चंपू है। आगे देखें, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो भैया चंद्रगुप्त गुप्त हमें पता है, चंद्रगुप्त सेकंड। तो श्रीगुप्त समुद्रगुप्त को हम नेपोलियन कहते हैं, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, ठीक है। और चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने बड़े भाई की हत्या करके कुर्सी प्राप्त की थी। तो गुप्त वंश शासक समुद्रगुप्त के 2 पुत्र रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय थे। रामगुप्त एक कायर राजा था। रामगुप्त शकों द्वारा पराजित होने के बाद एक अपमानजनक संधि करके अपनी पत्नी ध्रुवास्मिनी को शक राजा को भेंट करने की बात की और इसलिए इस अपमानजनक संधि के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी और स्वयं को गुप्त वंश का राजा घोषित कर दिया। स्वयं को गुप्त वंश का राजा घोषित कर दिया। आगे देखते हैं, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धना डायनेस्टी? तो भैया पुष्यभूति। पुष्यभूति ने वर्धन राजवंश की स्थापना की। पुष्यभूति ने वर्धन राजवंश की स्थापना की। 6वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में पुष्यभूति ने वर्धन राजवंश की स्थापना की और थानेश्वर के राजवंश का संस्थापक नरवर्धन ही था। उसी के समय से इस वंश के राजाओं के नाम के अंत में वर्धन शब्द जुड़ने लगा। इसी कारण यह वंश वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे चलकर बांसखेड़ा तथा मधुबन के अभिलेखों एवं सोनपत और नालंदा से प्राप्त मुद्रा से वर्धन वंश के निम्नलिखित राजाओं के नाम हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन और पुष्यभूति वंश का पहला राजा नरवर्धन ही था। इस वंश का प्रमुख शासक हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन इसका प्रमुख शासक है, यह ध्यान रखना है आपको। द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, प्राचीन यूनिवर्सिटी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाई, तो धर्मपाल, पाल शासक धर्मपाल। ये कौन है? पाल वंश। पाल वंश के शासक हैं जिनके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। तो विक्रमशिला जैसी ही कई यूनिवर्सिटीज जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटीज, तक्षशिला यूनिवर्सिटीज, ये प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली को दिखाती हैं, जहां पर भारत से ही नहीं विदेशों से भी लोग आके पढ़ा करते थे और ज्ञान प्राप्त किया करते थे, जहां अलग अलग कैटेगरी में ज्ञान दिया जाता था। अलग अलग स्ट्रीम थी जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, मैथमेटिक्स, ठीक है, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इन सब में वेद,
ठीक है, तो ये दोस्त हमने डिस्कस किए आज के कुछ क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चन को टारगेट करते हुए, मोस्टली इसमें आज हिस्ट्री वाले सेक्शन के क्वेश्चन शामिल थे। तो ऐसे ही रिवीजन करते रहिए, 30 में से सभी क्वेश्चन आपको सही करना है और तभी मेरिट भले ही कितनी भी चली जाए आपका नंबर आना चाहिए लिस्ट में। ठीक है, तैयारी करते रहिए। एसएसटी की क्लासेस चल रही हैं और ये जीएस की क्लास है, सभी क्लासेस टाइम टू टाइम चल रही हैं 8 बजे। देखते रहिए, जुड़े रहिए। सेशन अगर पसंद आए तो शेयर करें और कोई अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।